इसमें की खोजकर्ता और खोज का यहाँ पे मिलान करना है ना, कि यहाँ पे देख सकते खोजकर्ता यहाँ पे खोज मिलान करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेनर। जेनर ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, किस चीज़ का खोज किया था, तो जेनर का जो हो जाएगा यहाँ पे टीकाकरण। ठीक है, वही बात करते हैं वाटसन एवं क्रिक की अगर बात करते हैं तो इन्होंने द्वि कुंडली DNA का जो था मॉडल उसका इन्होंने खोज किया था। नेक्स्ट है कि लैंड स्किनर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया था। वही बात करते हैं फ्लेमिंग ने किसका खोज किया था, तो पेंसिलिन का। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। नेक्स्ट जो सवाल निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। इलास्टिसिटी जिसमें होती है सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है स्टील में। ठीक है, अब यहाँ पे जानेंगे कि इलास्टिसिटी जो है वो क्या है, वो क्या गुण है। ये वो गुण है जिसमें किसी भी वस्तु के परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, और जैसे अगर उसको बल को हटा लिया जाता है तो वो अपने पूर्व स्थिति में वापस आ जाता है, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट कि वर्ण अंधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई कैसा देगा। अगर वो लाल रंग देखता है तो उसको कैसा दिखाई देगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो लाल रंग होगा वर्ण अंधा वाले व्यक्ति को क्या दिखाई देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लाल रंग कैसा दिखाई देगा, लाल रंग उसको हरा दिखाई देगा। ठीक है, लाल रंग उसको क्या दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। तो ध्यान रखिएगा जो वर्ण अंधता वाले व्यक्ति होते हैं उनको दो रंग का पता नहीं चल पाता है सही, एक तो लाल और दूसरा जो है हरा। ठीक है, ये दो का पता उसको नहीं चल पाता, बाकी सभी रंग को पहचानता है लेकिन लाल और हरा को नहीं पहचान पाता है। तो उसको लाल रंग कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस रोग का सबसे ज़्यादा जो लक्षण होता है, प्रभाव होता है, किस में होता है, सबसे ज़्यादा ये मेल पार्ट में ज़्यादा ये लक्षण दिखा देता है, मीन्स कि पुरुष में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है ना। स्त्री में भी लक्षण कभी कभार दिखाई देता है तब जब इसका जो है गुणसूत्र जब दोनों एक्स वाले होंगे तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है कि पायस एक क्या है, यहाँ पे पूछा गया पायस एक कोलाइड होता है ना। पायस जो है क्या है, एक कोलाइड है। तो क्या किसका कोलाइड मिश्रण है ना, तो किसका यहाँ पे पूछा गया मिश्रण, द्रव में गैस का मिश्रण है या द्रव में द्रव का मिश्रण है या गैस में द्रव का मिश्रण है, ठोस में द्रव का मिश्रण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द्रव में द्रव का मिश्रण। ठीक है, सॉरी यहाँ पे द्रव में द्रव का मिश्रण हो जाएगा, है ना। तो अगर इसका एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल आप लेंगे तो यहाँ पे दूध हो जाएगा पायस का उदाहरण। ठीक है, दूध हो जाएगा आपका पायस का उदाहरण। अगर हम बात करते हैं द्रव में गैस का तो इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, वायु की आर्द्रता। ठीक है, वायु आर्द्रता की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा द्रव में गैस। अगर हम बात करते हैं गैस में द्रव का विलयन तो इसका नोट कर ले एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन हो गया, अमोनिया हो गया, है ना, ब्रोमीन और अमोनिया इसके एग्जाम्पल हैं। ठोस में गैस का मिश्रण, ठोस में गैस का मिश्रण का एग्जाम्पल आप नोट करना चाहते तो इसका लिख लीजिए कपूर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि पायस एक कोलाइड होता है, किसका होता है, द्रव में द्रव का होता है और इसका एग्जाम्पल होगा दूध। ठीक है, बाकी तीन ऑप्शन और थे, द्रव में गैस का की बात की तो वायु का आर्द्रता एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे, गैस में द्रव का की बात करते तो ब्रोमीन अमोनिया हो गया, ठोस में द्रव का बात करें तो कपूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माई लाइफ माई मिशन निम्न में से किसकी आत्मकथा है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा होगा आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बाबा रामदेव, है ना, बाबा रामदेव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ जो शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। ठीक, लक्षद्वीप की अगर बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मीठे स्वाद की अनुभूति जीभ पर स्वाद केंद्र स्थित कहाँ पे होता है। मीन्स की अनुभूति जो होता है ना, मीठे का स्वाद जो होता है कहाँ पे होता है, मान लीजिए टंग है तो उसके किस भाग पे होता है, तो ये टिप वाले भाग पे होता है, अग्र भाग पर, मीन्स कि इसको कहेंगे यहाँ पे टिप पर। ठीक है, टिप पर होता है इसका मीठा स्वाद लगता है, अग्र भाग पर। क्लियर,
कहाँ पे लगता है? मीठे स्वाद का अनुभूति होगा जो अग्रभाग पर होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे इस सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है? तो जिम कॉर्बेट की अगर बात करते हैं तो ये बाघ का, दरअसल ये जो है यहाँ पे बाघ का जो है प्राणी है, बाघ जो प्राणी है उससे संरक्षण से संबंधित है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। अच्छा, इसका एक और कई बार क्वेश्चन आता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? तो हेली नेशनल पार्क था। ठीक, और ये कहाँ पे है? जिम नेशनल का कॉर्बेट जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ पे? तो ये उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड में ये है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे तो दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पिटा और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे, आंसर करेक्ट वो क्या होगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर प्रिटोरिया। ठीक है, प्रिटोरिया है कहाँ भाई? तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका में होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं पूछा, सार्क का सदस्य नहीं है पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा म्यांमार। ठीक है, वो होगा म्यांमार, इसका सदस्य नहीं है। तो अगर बात करें सार्क संगठन, CAAR से है ना, सार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुआ था 1985 में। ठीक है, 1985 में इसका स्थापना हुआ था। और इसके सदस्य देश कौन कौन है भाई? नोट करना है तो कर लीजिए। यहाँ पे भारत हो गया, ठीक है, भारत के बाद पाकिस्तान हो गया। चलिए शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ, पाकिस्तान हो गया, उसके बाद बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, भूटान के बाद श्रीलंका हो गया, श्रीलंका का मालदीव हो गया, अफगानिस्तान हो गया। ठीक, तो सार्क सदस्य का देश नहीं है म्यांमार, बाकी भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत सभी क्या है? सार्क देश का सदस्य देश है। और इसका अगर बात करते इस्टेब्लिशमेंट की बात करते तो 1985 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म पूछ देगा तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। चले आगे बढ़ेंगे सवाल पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। एनी बेसेंट कहाँ गया? ये कब बनी थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, इनको कब अध्यक्ष बनाया था? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, चलिए और एक यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, एक काफ़ी बार इम्पॉर्टेंट आता है कि अगर बात करें 1925 में सरोजिनी नायडू को कानपुर का जो है कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था 1925 में जो था, इनको अध्यक्ष बनाया था। और ये प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, ये प्रथम भारतीय थी। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है कि 1925 में किनको बनाया गया था? सरोजिनी नायडू को, जो कि कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। और ये पहली महिला थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, अगर पहली महिला की सिर्फ बात करें तो एनी बेसेंट हो गई, और प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो एनी बेसेंट नहीं बल्कि होगी सरोजिनी नायडू होंगी। 1925 के कानपुर वाला अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता किया था। ठीक है, चलिए एक और यहाँ से क्वेश्चन आता है, सुचेता कृपलानी, काफ़ी बार सुने होंगे इनका नाम। ठीक है, तो भारत राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री इनको बनाया गया था, है ना। और एक क्वेश्चन यहाँ पे राजकुमारी अमृता कौर के बारे में भी जान लीजिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल प्रथम भारतीय महिला राजकुमारी अमृता कौर थी। ठीक है, तो चारों का आपको आंसर मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है भारत। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि खून के बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो सिंपल है, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के, और इसका जो रासायनिक नाम की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन, ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर विटामिन डी की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है,
विटामिन सी की बात करते हैं तो एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन ए की बात करते हैं तो रेटिनॉल। ठीक, चलिए आगे बढ़े सवाल पे। भारत के उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? भारत के उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, तो आंसर जो हो जाएगा फातिमा बीवी। ठीक है, फातिमा बीवी, इनको पहली महिला न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है इसमें? आंसर होगा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कई बार कि भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो ये सामवेद का हो जाएगा। ठीक है, और गद और पद वाला वेद की अगर बात करते हैं तो अर्जुन वेद हो जाएगा, गद एवं पद दोनों वाला, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है अर्जुवेद। ठीक है, तंत्र मंत्र की बात करते हैं तो अथर्ववेद में आ जाता है ना। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। अर्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ इंडिका के रचनाकार कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक, अब इसके बारे में भी और जैसे सुने कि सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। तो ठीक है, ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। ठीक है, और इसने जो इंडिका नामक पुस्तक की रचना की जिसमें किसका वर्णन किया था? तो इसने मौर्य काल का वर्णन किया था। ठीक है, ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोक मूल सूचकांक की नई श्रृंखला हेतु, ठीक है, थोक मूल सूचकांक की नई श्रृंखला हेतु किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स तक का क्वेश्चन है, तो इसे आप हटा देंगे क्योंकि आपको करंट अफेयर्स ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसलिए इसमें मैं ये वाला क्वेश्चन का नहीं बताऊंगा। हालांकि इसका जो आंसर होगा वो रमेश चंद्र होगा। ठीक है, लेकिन ये आएगा नहीं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर्स है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। मुगल बादशाह जो उच्च कोटि के चित्रकार माने जाते थे, तो वो कौन मुगल बादशाह थे जो उच्च कोटि के चित्रकार माने जाते थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, जहांगीर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। निम्नलिखित में किस खेल में खिलाड़ी को खेल में खिलाड़ी को पुगिलिस्ट कहा जाता है? पुगिलिस्ट किस खेल में कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए, मुक्केबाजी या बॉक्सिंग जिसको कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइकिंग स्ट्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है? हाइकिंग स्ट्रिप किस खेल से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा पाल नौकायान से, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सवाल नंबर 22 पे आता है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? जब सिकंदर हमला कर रहा था उसमें उत्तर भारत में कौन शासन कर रहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नंद वंश। ठीक है, नंद वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा महाकश्यप द्वारा। ठीक है, महाकश्यप द्वारा। तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा किया गया था। और अगर बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था, तो ये हुआ था अजात शत्रु के समय में राजगृह में आयोजित किया गया था और अध्यक्षता किया था इन्होंने महाकश्यप द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे सवाल पे आते हैं कि अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ स्थित था? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बंगाल में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा बंगाल में। आगे बढ़ते सवाल पे कि आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम की नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भूला भाई देसाई द्वारा। तो देखिए आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे में पैरवी के लिए जो थे भूला भाई देसाई थे, तेज बहादुर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, के एन काटजू थे,
लेकिन इन सभी ने तो प्यार भी किया, लेकिन इनमें अध्यक्षता की अगर बात करते हैं तो अध्यक्षता कौन किया था? भूलाभाई देसाई ने किया था। ठीक है, हुआ था कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया था। इसे दिल्ली मुकदमा या लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। जन समर्थन को देखते हुए लॉर्ड बेबल ने आम माफी आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को देना पड़ा था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्वर्ण कमल की अगर बात करते हैं ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा उड़ीसा में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर। और यहाँ पे एक और भी मंदिर है, कोणार्क का मंदिर भी है फेमस, जो कि उड़ीसा में है। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पुतनिक 1। ठीक है, जो कि 1957 में पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, जो विश्व का प्रथम उपग्रह था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्जलीकरण में शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सोडियम क्लोराइड। आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है कि किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमों से सेट बनते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? टेबल टेनिस, है ना। सॉरी, टेबल टेनिस है, सिर्फ टेनिस होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा अनुच्छेद 85 कहता है। ठीक है, आगे बढ़े सवाल पे कि निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे पुरानी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली की। जो अरावली है वो पर्वत श्रेणी है जो भारत की सबसे पुरानी श्रेणी है। और इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है, इसकी एक ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? गुरु शिखर। ठीक है, ये कई बार पूछा गया, गुरु शिखर। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि किस संविधान संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु किस साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, जो कि कब किया गया था? 1989 में। चलिए, महात्मा गांधी ने अपना रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? एक तो होगा यहाँ पे, सबसे पहले जान लीजिए कि तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, लेकिन कहाँ पे? तो नटाल प्रांत में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के नटाल प्रांत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। निम्नलिखित कौन सा भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? तो जायदाद का अधिकार अब नहीं है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार थे, हटा दिया गया। जब संविधान की बात करते बना था तो संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 6 मौलिक अधिकार है। ये जो संपत्ति का अधिकार है या जायदाद के अधिकार है, इसको हटा दिया गया। ठीक है, कब हटाया गया? 44वें संशोधन। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के 1978 ईस्वी में इसको हटा दिया गया। अब केवल अनुच्छेद 300 क के अधीन कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया। इसे किसके अंतर्गत रखा गया? अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार हो गया है ना। चलिए, पोटोमीटर से क्या मापा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। पोटोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की प्रकृति किस प्रवस्था में होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा क्या भाई? ये एस प्रवस्था में होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस प्रवस्था में। आगे बढ़ते सवाल में कि स्थलीय स्तनधारी के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद होता है, क्या होता है भाई? तो इस अपशिष्ट के रूप में क्या रहता है? तो अपशिष्ट के रूप में रहता है यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परजीवी है? परजीवी, तो यहाँ पे अमीबा प्रोटियस जो है एक परजीवी है। ठीक है, और अमीबा का जो अगर वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो अमीबा प्रोटियस इसका वैज्ञानिक नाम है ना। अमीबा का ये वैज्ञानिक नाम है। अमीबा का क्या है? बायोलॉजिकल नेम है ये। ठीक है, चलिए, और एक यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंट अमीबा हिस्टोलोसिका जो परजीवी के कारण मनुष्य में पेचिश रोग होता है,
और एक होता है एंटमीबा जिंजवेलिस के द्वारा जो होता है वो कौन सा बीमारी होता है, पैरिया। दो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए फिर से। एंटमीबा हिस्टोलोटिका की बात करें तो पेचिस, एंटमीबा जिंजवेलिस की बात करें तो पैरिया। ठीक, आगे बढ़ते सवाल पे। हमारे शरीर में पाया जाने वाला फास्फोरस तत्व उपस्थित रहता है, कहाँ पे उपस्थित रहता है, हड्डियों एवं दांतों में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा हड्डियों एवं दांतों में। आगे बढ़ते हैं, वसा संचित होती है, किस में संचित होती है, तो वसा जो संचित होती है जो एडिपोज जो टिश्यू है उसमें ये संचित रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे कि भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है, गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोयम्बटूर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। आगे बढ़ते हैं, एक ही पौधे के दो विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागकण क्या कहलाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गैटिनोगैमी। ठीक है, एक ही पौधे होते हैं, दो अलग अलग पुष्प होते हैं। ठीक है, उनके बीच में जो पॉलिनेशन होता है, परागकण होता है, उसी को कहते हैं। ठीक है, नारियल में आप क्या खाते हैं, नारियल का क्या खाते हैं आप। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि नारियल का आप किस भाग को खाते हैं, ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, नारियल का किस भाग को आप खाते हैं, तो ये हो जाएगा भ्रूण पोष हो जाएगा, है ना, भ्रूण पोष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे कि लुई पास्चर ने किस चीज़ का सिद्धांत दिया था, जल्दी से बताएंगे। तो इसका जो होगा रोग का जन्म सिद्धांत दिया था लुई पास्चर ने। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल पे कि CO+H2 का मिश्रण क्या कहलाता है, ये कहलाता है वाटर गैस। जब CO+H2O मिल जाए तो क्या बन जाता है, वाटर गैस बन जाता है ना, ये क्या बन जाता है, वाटर गैस बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़े सवाल पे कि हीरे की चतुष्फलकीय संरचना क्यों है, वजह क्या है, क्या कारण है, इसका जो कारण है वो sp3 संरचना के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 40। सोडियम का कितना होता है, 11। इसका जो द्रव्यमान होता है, मास होता है इसका 22। ऑक्सीजन का कितना होता है, परमाणु संख्या 8। इसका जो होगा कितना, मास 16। और हाइड्रोजन का तो होता है 1, इसका जो होता है द्रव्यमान होगा कितना, 2। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल में। ऊर्जा की इकाई क्या है, ऊर्जा की इकाई है जूल। ठीक है, कार्य का भी जो होता है इकाई होता है वो भी होता है जूल। ठीक है, 1 जूल यहाँ पे आता है कि 1 जूल बराबर कितना अर्घ, 1 जूल बराबर जो होता है 10⁻⁷ अर्घ होता है। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में बस